जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जीएसटी के अंदर सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी थी। सप्लाई क्या कहता है? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड। हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ देना, ठीक है। सर्विसेज की डेफिनेशन बाद में आएगी, इसलिए उसने बोला अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। फिर हमने मनी की डेफिनेशन पढ़ी। मनी के अंदर क्या क्या कवर था दोस्तों? पैसे, चाहे आईएनआर हो, चाहे यूएस डॉलर हो, चाहे कोई भी करेंसी हो। लेकिन अगर आपको कमीशन मिल रही है किसी भी यूएस डॉलर को आईएनआर में शिफ्ट करने की, दैट इज नॉट मनी, उसको आप जीएसटी लगाओगे, ठीक है दोस्तों। फॉर ए कंसिडरेशन, कुछ ना कुछ आपको कंसिडरेशन मिला हो बाय ए पर्सन। पर्सन कौन कौन थे? इंडिविजुअल, एचयूएफ, सारे, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, बॉडी कॉर्पोरेट, सब जो है दैट आर पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब था ट्रेड, कॉमर्स वगैरह के लिए कोई भी काम किया गया हो, दैट इज योर बिजनेस, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर दोस्तों एक अमेंडमेंट आई, क्लॉज डबल ए, सेक्शन 7(1). आपको एक और बात समझनी होगी दोस्तों, अमेंडमेंट आई तो आई क्यों, पहली बात। और दूसरी चीज, ये स्टार्टिंग में क्यों नहीं लिखा इन्होंने, ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग में क्यों नहीं लिखा। अब ये डबल ए क्लॉज आया, अब मैं आपको बताता हूं ये क्यों आया। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एससी, ठीक है जी। उसमें क्या लिखा था कि भैया अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी अपने मेंबर से कुछ पैसा लेती है, ट्रस्ट या सोसाइटी अपने मेंबर से पैसा लेती है, उनके ऊपर खर्च करने के लिए, कुछ सर्विसेज देने के लिए, कुछ गुड्स देने के लिए, तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सच कंट्रीब्यूशन के ऊपर, उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। आइए एक बार वो जजमेंट देखते हैं, क्या लिखा हुआ था उस जजमेंट में। हाँ, ये रही जजमेंट। Why there was a need for section, अरे एन खा गया भैया, सेक्शन 7(1) चेंज करवा देंगे आज। ए माइलस्टोन जजमेंट अचीव्ड बाय जीएसटी काउंसिल, कोई एक बहुत बड़ी जजमेंट आई है, लैंडमार्क भी कह सकते हो। इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस कैलकाटा क्लब, कैलकाटा का कोई क्लब था, स्टेट्स दैट क्लब्स एंड एसोसिएशंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी। इसने बोला क्लब और एसोसिएशंस को जीएसटी देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी ऑन द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर्स। अब दोस्तों गुड़गांव है जैसे, जहां पे गोल्फ कोर्स क्लब है, जहां पे 5-5 लाख रुपए मेंबरशिप फीस ली जाती है, मतलब 50-50 लाख मेंबरशिप फीस भी ली जाती है। तो गवर्नमेंट कहती है यार क्लब्स और एसोसिएशंस को जीएसटी से बाहर कैसे कर सकते हैं, कोर्ट की जजमेंट आ गई अब तो। which was hitherto held to be not a service by the Supreme Court based on the concept of mutuality। वो कहते हैं भाई आप अपने लिए ही इनकम थोड़ी जनरेट करोगे, अपने आप से इनकम थोड़ी जनरेट करोगे। आपने 5 लाख रुपए दिए एज मेंबरशिप फीस और वहां से कुछ सर्विसेज ली या कुछ गुड्स लिए, तो वो अपने आप से, आप अपने आप से ही इनकम थोड़ी जनरेट करोगे। इनका कहने का ये मतलब था। म्यूचुअलिटी का मतलब होता है इट इज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट डिराइव इनकम फ्रॉम इटसेल्फ। आप अपने आप से इनकम नहीं कमा सकते। अब दोस्तों पहले हमें गवर्नमेंट का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। क्या गवर्नमेंट क्लब्स एसोसिएशन से जीएसटी की रिक्वायरमेंट थी गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट वहां से जीएसटी का कलेक्शन करना चाहती भी थी या नहीं करना चाहती थी? अमेंडमेंट पे हम बाद में आएंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 7(1)(a) पे। ए पे हम दोबारा आते हैं सेक्शन 7(1)(a) पे। वो क्या कहता था, दोबारा से पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कंसिडरेशन बाय ए पर्सन। क्या एक ट्रस्ट एक पर्सन है? क्या एक ट्रस्ट या सोसाइटी बिजनेस कर रहा है या नहीं? क्या बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर
ट्रस्ट या सोसाइटी को दिखाया गया है कि दे आर डूइंग बिजनेस और नॉट। क्या एक पर्सन ट्रस्ट या सोसाइटी हो सकता है? आपने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। अब हम पर्सन की डेफिनेशन को दोस्तों दोबारा देखने वाले हैं। अब हमने दोस्तों पर्सन की डेफिनेशन खोली। पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल एचयूएफ। ठीक है जी, यहां तो नहीं हुआ ट्रस्ट या सोसाइटी कवर। कंपनी, फर्म, ट्रस्ट आ गया जी। ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, ट्रस्ट सब तरीके के ट्रस्ट कवर्ड है। अच्छा जी, क्या सोसाइटी भी है? देखते हैं नीचे। सोसाइटी एज डिफाइंड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, यानी कि वो पर्सन तो है। क्या वो बिजनेस कर रहे हैं? सर आइडियली जो ये सोसाइटीज होती हैं बिजनेस तो करती नहीं है, प्रॉफिट की मोटिव तो होता नहीं है, ये तो एज इट इज पैसा लेते हैं और इसके लिए हमें सर्विसेज दे देते हैं। आइए अब बिजनेस की डेफिनेशन देखते हैं। क्या बिजनेस में ट्रस्ट कवर्ड है? आइदर दे आर डूइंग बिजनेस, बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, यहां तो नहीं है। वेदर इज नॉट फॉर ए पिक्यूनरी बेनिफिट, यहां तो ये कवर्ड नहीं है। अब क्लॉज बी, एनी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन इंसिडेंटली और एंसिलरी, इसमें भी कवर्ड नहीं होते, हम नहीं होते। और ये ई पॉइंट आ गया ना, प्रोविजन बाय ए क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी फॉर ए सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर्स। अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया, दैट इज बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है। तो आइडियली सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई, क्या वो ठीक आई या गलत आई दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे, मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा। हाँ हाँ कर दो कमेंट, अभी कर दो। तो अब एक बात बताओ, पर्सन में हमारा ट्रस्ट और सोसाइटी दोनों का वर्ड है, बिजनेस में हमारे ट्रस्ट और सोसाइटी दोनों का वर्ड है कि वो बिजनेस भी कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो दैट इज बिजनेस। तो क्या आपको लगता है कि ये जजमेंट ठीक आई? आंसर इज नो। तो फिर इन्होंने क्या किया? क्या सेक्शन 7(1) में लिखा? अब हम आते हैं सेक्शन 7(1) पे। एक नया इन्होंने इंसर्ट किया, ये मेरे ख्याल से 2019 में शायद इंसर्ट किया था, आप चेक कर लेना एक बार, मैं लिख दूंगा नीचे, शायद 2019 में था। और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आया, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, WREF, फ्रॉम 1 जुलाई 2017। मतलब कि हम ये मान के चलेंगे कि 1 जुलाई 2017 से ही ये लिखा हुआ था, क्योंकि एक ट्रस्ट को अगर बचाते तो सारे ट्रस्ट बाकी बाहर निकल जाते। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया रुक जाओ, हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। अब अमेंडमेंट क्या की इन्होंने? अच्छा एक और बात है, एक इन्होंने एग्जेम्पशन दी हुई थी दोस्तों उस टाइम। है सर एग्जेम्पशन भी थी? हाँ बच्चों, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के तहत इन्होंने कुछ एक एग्जेम्पशन भी दी थी। अब पहले एक बार एग्जेम्पशन और कवर करते हैं। हाँ ये रही वो एग्जेम्पशन, पॉइंट नंबर 77 ऑफ एग्जेम्पशन 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। वो एग्जेम्पशन क्या कहती है? सर्विस बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी मींस एनजीओ और ए नॉन प्रॉफिट एंटिटी एनजीओ registered under any law for the time being in force to its own members by way of reimbursement of charges or share of contribution। सर ये तो सारा इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, ये तो सारा इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया कि कोई भी सर्विस अगर एक अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी देगी अपने ही मेंबर्स को बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने दिया एज ए ट्रेड यूनियन। अगर आपका ट्रेड यूनियन है तो भैया गवर्नमेंट कहती है कि सारा का सारा कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है, ट्रेड यूनियन सारे एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। पेपर में क्वेश्चन आएगा, ट्रेड यूनियन है और अपने मेंबर से पैसा ले रही है, तो आपने लिखना है 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग, पॉइंट नंबर 77। अगर इतना याद रख सको तो बहुत बढ़िया है, वो एग्जेम्प्ट है। For the provision of carrying out any activity which is exempt from the levy of goods or service tax, ठीक है, which is exempt from the levy of goods or service tax। अगला पॉइंट सी पॉइंट,
अप टू एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ। 5,000 रुपीज पर मंथ अगर आपका कंट्रीब्यूशन है फॉर सोर्सिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम ए थर्ड पर्सन फॉर द कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर्स इन ए हाउसिंग सोसाइटी और ए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। अगर आपका एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, झोपड़ी बनाते थे ना बचपन में ऐसे, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अगर आपका है, याद आ रही है झोपड़ी, बचपन में ऐसे बनाते थे, यहाँ पे एक सर्कल भी होता था। हाँ 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 सर याद आ रही है, झोपड़ी ऐसे बनाते थे बचपन में। अगर आपने एक रेजिडेंशियल सोसाइटी बनाई हुई है या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है और उसकी मेंटेनेंस 5,000 रुपए पर मंथ पर मेंबर से आप ले रहे हो, पर मंथ पर मेंबर, तो वो एग्जेम्प्ट है। यानी कि गवर्नमेंट इसको फर्स्ट डे से टैक्सेबल तो करना चाह रही थी, वरना एग्जेम्पशन देने का कोई मतलब था ही नहीं। गवर्नमेंट फर्स्ट डे से इसमें जीएसटी चाहती थी, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी क्लब एसोसिएशन वगैरह को जीएसटी से बाहर किया जाए। ठीक है दोस्तों, इस लिमिट को जो 5,000 है इसको बढ़ा के 7500 किया गया बाद में। अभी हम इसको वापस करेंगे, लेकिन पहले अभी हमें अमेंडमेंट पढ़नी है कि वो अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने क्या दी थी। हाँ जी, अब हम आ गए हैं अमेंडमेंट के ऊपर, सेक्शन 71AA। अब इन्होंने क्या अमेंडमेंट करी, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस बाय ए पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अलावा, टू इट्स मेंबर्स और कंस्टिट्यूएंट्स, इस अपने मेंबर्स को या कंस्टिट्यूएंट्स को, और वाइस वर्सा, उल्टा भी है, फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। सप्लाई इंक्लूड्स, अब आप दोबारा स्टार्टिंग से पढ़िए, सप्लाई इंक्लूड्स, क्लॉज ए हो गया है, क्लॉज डबल ए, द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस बाय ए पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अलावा कोई भी बंदा हो, टू इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स को, या मेंबर्स क्लब को दे, क्लब मेंबर को दे, फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कैश के लिए, बाद में पैसे देने के लिए, या कुछ भी और वैल्यूएबल कंसिडरेशन एक्सचेंज करने के लिए। अब इसके अंदर एक पॉइंट और क्या लिखा हुआ है आगे, एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, इस क्लॉज के लिए, it is hereby clarified that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, अब समझ में आ रहा है जजमेंट क्यों लिखा है इन्होंने इस एक्सप्लेनेशन के अंदर, वो कलकत्ता कोर्ट वाली जजमेंट को रिवर्स करना था इनको भैया। हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है दोस्तों, बस हमें पता होना चाहिए वो क्या रीजन है। डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, डिक्री भी एक जजमेंट ही होती है, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी, कहीं की भी जजमेंट हो, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions inter se shall be deemed to take place from one such person to another। उन्होंने ये बोला था ना, मेंबर्स अगर एक क्लब के मेंबर है तो वो अपने आप को सर्विस नहीं दे सकते, तो गवर्नमेंट ने क्या लिखा है, दोबारा रीड करेंगे इसको हम। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, इस क्लॉज के लिए हम बात कर रहे हैं, इट इज hereby clarified that, हम सिर्फ क्लैरिफाई कर रहे हैं, हम पहले भी यही करना चाहते थे, इट इज hereby clarified that notwithstanding anything contained in any other law, किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हुआ हो, और एनी जजमेंट, किसी भी जजमेंट में कुछ भी लिखा हुआ हो, कोई कोर्ट का ऑर्डर हो, कोई ट्रिब्यूनल का ऑर्डर हो, किसी भी अथॉरिटी का ऑर्डर हो, द पर्सन एंड इट्स मेंबर्स, मतलब पर्सन का मतलब ट्रस्ट या सोसाइटी, एंड इट्स मेंबर्स जो सब्सक्रिप्शन देते हैं मेंबर्स, और इट्स कंस्टिट्यूएंट्स शैल बी डीम्ड टू बी two separate persons and the supply of activities or transactions shall be deemed to take place from one such person to another। हम ये मान लिया जाएगा कि उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को सर्विस दी and they both are distinct persons। यहां तक समझ में आया तो बताइए। हाँ सर, अब समझ में आया कि ये क्यों चेंजेस किए गए। अभी इसी पॉइंट को हम और अच्छे से करने वाले हैं। Why this judgment has come, उस जजमेंट का आने का मतलब ये था कि उन लोगों को लगा कि एक एसोसिएशन या क्लब आपस में मेंबर से पैसे ले रहा है और उनके बिहाफ पे कुछ सर्विस दे रहा है, तो उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए।
गवर्नमेंट ने कहा भैया देखो, अगर वो रेजिडेंशियल सोसाइटी है, ट्रेड यूनियन है, तो हम लोग उसके ऊपर कुछ एग्जेम्पशंस दे रखी है हमने ऑलरेडी, लेकिन हम बड़े क्लब्स को एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहते जिनका कंट्रीब्यूशन 7500 रुपए महीने से ऊपर आता है। ओके, तो आरडब्ल्यूएस के ऊपर ये पॉइंट वैलिड है। ये एक बार अब इसको पढ़ते हैं। अच्छा, हाउसिंग सोसाइटी का मतलब क्या है? हाउसिंग सोसाइटी की डेफिनेशन भी इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में सेंट्रल टैक्स रेट। अच्छा दोस्तों, नोटिफिकेशंस भी ना हमारे यहाँ दो तरीके की हैं, एक तो सेंट्रल टैक्स और एक है जी सेंट्रल टैक्स रेट। प्लीज नोट दिस पॉइंट दोस्तों, नोटिफिकेशंस की पावर किसके पास है इशू करने की? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो जो भी नोटिफिकेशन में चेंजेस आएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है बिना पार्लियामेंट में पास कराए। अब क्या था, सेंट्रल टैक्स रेट के अंदर नॉर्मली आपको जो चेंजेस मिलेंगे वो रेट से रिलेटेड मिलेंगे। किसी आइटम पे रेट चेंज हो गया, किसी आइटम के ऊपर कुछ एग्जम्पशंस देनी है, तो वो आपको सेंट्रल टैक्स रेट में मिलेगी। सेंट्रल टैक्स में लॉ के जो पॉइंट्स चेंज होंगे वो आपको मिलेंगे, लॉ के जो पॉइंट्स होंगे मेजरली आपको वो मिलेंगे, एग्जम्पशंस नॉर्मली नहीं होंगी। ठीक है जी, तो ये 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 77 जो इन्होंने इशू किया था, ये अब हम इसकी बात कर रहे हैं। चलो जी, हाउसिंग सोसाइटी की डेफिनेशन करते हैं। अब झोपड़ी मिटा दूं, हो गया? झोपड़ी बना ली बच्चों सबने? झोपड़ी बना लेना, याद रहेगा झोपड़ी को 7500 की एग्जम्पशन है। ठीक है जी। अच्छा एक और मिनट, पहले हम एक बार जरा पीछे और देखते हैं इसको। सर्विस बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी or a non-profit entity registered under any law for the time being in force to its members or by way of reimbursement of charges or as a share of contribution. As a trade union, it's exempt for the provision of carrying out any activity which is exempt from the levy of goods or service tax. अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, that is also exempt. Number 3, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5000 की बजाय इसको पढ़ना है आपको 7500 रुपए, क्योंकि ये एग्जम्पशन बढ़ा दी गई थी 25 जनवरी 2018 से। तो आपके लिए जो वैलिड है वो 7500 रुपए ही महीना है। फॉर सोर्सिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम ए थर्ड पर्सन फॉर द कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर्स इन ए हाउसिंग सोसाइटी और ए कमर्शियल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। मैं आगे बढ़ गया बहुत जल्दी, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी आएंगे दोस्तों। ये तो हो गया रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर। अगर आपका कंट्रीब्यूशन पर मेंबर 7500 रुपए महीने तक का है, पर मंथ, पर मेंबर, पर फ्लैट 7500 रुपए तक का है। हाउसिंग सोसाइटी की डेफिनेशन में इन्होंने क्या लिखा? मीन्स अ सोसाइटी द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू प्रोवाइड इट मेंबर्स विद ओपन प्लॉट्स फॉर हाउसिंग, dwelling houses or flats, or if open plots, the dwelling houses or flats are already acquired to provide its members common amenities and services. ठीक है ना? सोसाइटी बनी हुई है जी 700 फ्लैट्स की, उसकी एक सोसाइटी बनी हुई है। वो क्या करती है सोसाइटी? कभी लिफ्ट के अंदर एएमसी लेती है, कभी फायर का काम कराती है। तो अपने मेंबर्स के ऊपर उसको जीएसटी लगाना है या नहीं लगाना है? अगर पर मेंबर 7500 रुपए पर मंथ का कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है तो कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्दर गवर्नमेंट में चेंजेस टू द अबव लिमिट 5000 से 7500 कर दिया गया। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट, लिमिट इज 7500 पर मेंबर पर फ्लैट। ठीक है जी। आरडब्ल्यूए इज एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज। अब आरडब्ल्यूए तो दोस्तों कैपिटल गुड्स पे ही खर्चा करेगी ना, रेवेन्यू खर्चा तो बहुत ही कम होगा उसका। सैलरीज हो सकती हैं, मेजर खर्चा उसका लिफ्ट बदलवानी है जी, फायर का काम कराना है जी, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करानी है जी, तो आरडब्ल्यूए को कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा जी, अब आरडब्ल्यूए ने चार्ज किए मान लो 7500 से ज्यादा, तो क्या होगा? तो पूरे पे जीएसटी लगेगा। देन जीएसटी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन होल अमाउंट। 7500 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी अगर वो 9000 रुपए या 7500 रुपए से ऊपर ले रहा है। सर वो एग्जैक्ट 7500 ले रहा है, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? पेपर के अंदर तोते उड़ जाएंगे बच्चों, पेपर में क्वेश्चन ऐसा ही आता है, सर 7500 रुपए। अब सर 7500 रुपए एग्जैक्ट पे एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? दोबारा पढ़ो, अप
टू एन अमाउंट ऑफ रुपीज 7500 पर मंथ। एग्जाम्शन है 7500 रुपए पर मंथ तक, यानी कि 7500 रुपए एग्जैक्ट भी अगर ले रहे हो तो एग्जाम्शन है। 7501 रुपए है तो 7501 रुपए के ऊपर पूरा आरडब्ल्यूए को जीएसटी लगाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 रुपए पे जीएसटी लगेगा। ये पेपर में तोते उड़ते हैं और ब्रह्मा जी बन के आते हैं, पड़ोस के बच्चे वो बनते हैं ब्रह्मा जी का रूप बन के आते हैं और आपको सारा कुछ ज्ञान वही देते हैं। जो हमने पढ़ाया वो सब वेस्ट हो जाएगा। वो ब्रह्मा जी जो देंगे ज्ञान पेपर के बीच में, वही है जो सफलता की सीढ़ी देगा आपको। ऐसे नहीं करना है बच्चों, अपने को अपने की कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए जी। When RWA charge amount more than exemption limit, then GST is to be calculated on whole amount and not amount exceeding the specified limit. That is, RWA charges 9,000 per flat, then complete amount of rupees 9,000 is taxable. RWA needs to collect GST only when they receive more than 20 lakhs, 40 lakhs in a year and per month contribution exceeds rupees 7500 रुपए। चलिए जी, अब RWA receives less than 20 lakhs। अच्छा एक बात बताइए, RWA को क्या 20 लाख या 40 लाख की रजिस्ट्रेशन की लिमिट मिलेगी या नहीं? 20 लाख या 40 लाख जो भी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है, जो भी एप्लीकेबल, अगर वो गुड्स में डील करती है तो 40 लाख, सर्विस में डील करती है तो 20 लाख। नॉर्मली RWA के लिए 20 लाख रुपए की लिमिट ही होगी, क्योंकि वो सर्विसेज ही देते हैं, गुड्स में नॉर्मली RWA डील नहीं करती है। क्या उसको एग्जेम्पशन 20 लाख रुपए की मिलेगी या फर्स्ट डे से रजिस्ट्रेशन चाहिए? आंसर इज उसको 20 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। कहीं पे भी उसको मना नहीं किया गया है कि उसको लिमिट नहीं मिलेगी। अच्छा एक बात बताइए, अगर RWA में 20 लाख रुपए से कम है उसकी रिसीट्स सेल्स और वो मेंबर से कंट्रीब्यूशन 7500 रुपए या लेस ले रहा है या 7500 रुपए या मोर ले रहा है, क्या कोई चेंज होगा? आंसर इज कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज RWA के ऊपर ही जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, वही 20 लाख रुपए तक मेंबर से कंट्रीब्यूशन ले रहा है। RWA receives more than 20 lakhs 40 lakhs in a year, अगर RWA 20 लाख रुपए से ऊपर ले रहा है एंड मेंबर्स कंट्रीब्यूशन इज रुपीज 7500 और लेस, तो जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? 7500 रुपए मिल रहे हैं या उससे कम मिल रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। 7500 से ज्यादा, ये क्वेश्चन ही गलत बन गया है। मेंबर्स कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन 7500 रुपए, ये आना चाहिए। जानबूझ के हमने क्वेश्चन गलत भेजा है ताकि आपको याद रहे 7500 की लिमिट कैसे है। ये ग्रेटर देन 7500 के ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है। इफ RWA हैज टर्नओवर एक्सीडिंग 40 lakhs एंड रिसीव्स 8000 पर मंथ, कंट्रीब्यूशन बाय 50% ऑफ इट्स मेंबर्स, 50% मेंबर्स है तो बड़े फ्लैट है, उनसे तो लेते हैं 8000 रुपए महीना, एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स कंट्रीब्यूट ओनली 3000 रुपीज पर मंथ, तो क्या पर फ्लैट के हिसाब से कैलकुलेट होगा कि इसको जीएसटी लगाना है, इसको नहीं लगाना है, या एक बार अगर लगाना शुरू कर दिया तो सब पे लगाना पड़ेगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन समझ में आया कि भैया RWA के ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी तो थी, टर्नओवर से तो वो एक्सीड कर गई। ठीक है, मेंबर से कंट्रीब्यूशन 8000 रुपए पर मंथ दे रहे हैं 50% मेंबर्स, चलो इन पे तो जीएसटी लगेगा, इस पे तो कोई लड़ाई है ही नहीं, 7500 रुपए से ज्यादा मिल रहा है, एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स कंट्रीब्यूट ओनली 3000 रुपीज पर मंथ, तो क्या 3000 रुपए पर मंथ जिनसे कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। तो हमें पर फ्लैट देखना है कि भैया क्या जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी या नहीं होगी। मिस्टर राम है, उनके 2 फ्लैट हैं जी सोसाइटी में, 2 फ्लैट, एक फ्लैट से 5000 रुपए की मेंटेनेंस जाती है, एक फ्लैट से 5000 रुपए की मेंटेनेंस जाती है, क्या जीएसटी लगेगा? 10,000 रुपए हो गए ना टोटल, भाई राम से तो टोटल 10,000 रुपए ले रहे हो आप, क्या जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। पर मेंबर पर फ्लैट 7500 की एग्जेम्पशन है, पर फ्लैट ही पकड़ लो आप, पर मेंबर को तो भूल ही जाओ, पर फ्लैट 7500 रुपए की एग्जेम्पशन है। अगर ये 7500 रुपए पर फ्लैट के हिसाब से कैलकुलेट होगा, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? तो टोटल से कोई मायने नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम दोबारा वहीं चलते हैं जहां हम थे। यस, तो अब आप समझ में आ गया दोस्तों सेक्शन 71AA क्यों बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया क्योंकि RWAs के ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी चाहती थी फर्स्ट डे से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, जिसको रिवर्स करने के लिए उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ी,
जीएसटी के एक्ट में सेक्शन 71AA और एक्सप्लेनेशन उनको डालनी पड़ी। अब घोटा नहीं मारना, ठीक है, समझ के घोटा मारना है, आंख बंद करके रट्टे नहीं मारने, ठीक है। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। अब मैं आपको ले चलता हूं एग्जाम्शन के ऊपर, एक बार एग्जाम्शन के ऊपर आपको दोबारा लेके चलते हैं, कोई बात नहीं। अब हमने एग्जाम्शन के ऊपर मैं आपको दोबारा ले आया हूं एग्जाम्शंस। ये चैप्टर आपका 6 है, 6.57 पेज नंबर है, वहां पे आपको मिलेगा पॉइंट नंबर 77। हमने क्या किया है दोस्तों, हमने जो एग्जाम्शंस बनाई है ना वो पॉइंट वाइज 1 2 3 4 करके नहीं बनाई है, हमने सर्विस वाइज बनाई है। अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी की बॉडी की सारी एग्जाम्शंस एक साथ दी हुई है कि क्या क्या है, ताकि आपको याद रहे। सर्विस बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी, ये वही एग्जाम्शन है जो अभी हमने कवर की है। और ए नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स टू इट्स ओन मेंबर्स बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन एज ए ट्रेड यूनियन फॉर द प्रोविजन ऑफ कैरिंग आउट एनी एक्टिविटीज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लेवी ऑफ गुड्स और सर्विस टैक्स अप टू एन अमाउंट ऑफ ₹7500 पर मंथ पर मेंबर, क्योंकि एक मेंबरशिप एक फ्लैट के ऊपर मिलेगी, ठीक है जी। फॉर सोर्सिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम ए थर्ड पर्सन फॉर द कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर्स, लिफ्ट चेंज कर दी, कंस्ट्रक्शन करवा दी, जो मर्जी करा लो आप, इन ए हाउसिंग सोसाइटी और ए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। सर ये रेजिडेंशियल सोसाइटी, हाउस कॉम्प्लेक्स और हाउसिंग सोसाइटी तक तो ठीक है, अगर सर कमर्शियल बिल्डिंग हो तो, अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो तो फिर क्या ये एग्जाम्शन मिलेगी? पॉइंट नंबर 77 की सेंट्रल टैक्स रेट 12/2017, आंसर इज नो। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग एग्जाम्शन निकाली। ओ अच्छा, सेक्शन 77A, ओ सॉरी सेक्शन कह रहा हूं, पॉइंट नंबर 77A, पॉइंट नंबर 77A, 77A क्या कहता है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी or a non-profit entity registered under any law, non-profit entity registered under any law for the timing in force, unincorporated body or a non-profit entity engaged in activities relating to the welfare of industrial or agricultural labor or farmers, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल लेबर, इसको इकट्ठा पढ़ना दोस्तों। अभी हम इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, इनकी लेबर से रिलेटेड कोई एसोसिएशन है उसकी बात कर रहे हैं। engaged in activities relating to the welfare of industrial or agricultural labor or farmers or promotion of trade, commerce, industry, यहां कवर हो जाएगी ना आपकी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मेरा ऑफिस है दोस्तों, ये एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में है, आपके आसपास भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स होंगे, तो उनकी आरडब्ल्यूए बनी हुई है, उसके ऊपर ये एग्जाम्शन एप्लीकेबल है। एग्रीकल्चर, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, कल्चरल, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, चैरिटेबल एक्टिविटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अगर ऐसी कोई एनजीओ है जो अपने मेंबर्स के लिए कुछ बेनिफिट्स देती है अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मेंबरशिप फीस अप टू एन अमाउंट ऑफ ₹1000 पर मेंबर पर ईयर, पर मंथ नहीं है, पर ईयर है, ₹1000 पर ईयर। अगर आप अपने मेंबर से कुछ कंसिडरेशन लेते हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना। तो दोस्तों ये 1000 पर मेंबर पर ईयर का जो है, पहली बात तो ये पर ईयर है, ये तो क्लियर हो गया, पर मंथ नहीं है, मतलब कि पर ईयर के लिए है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये देखिए, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, क्या ये ₹1000 पर मेंबर पर ईयर दोनों के लिए एप्लीकेबल है या सिर्फ सेकंड वाले के लिए एप्लीकेबल है? सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये इन्होंने और लिखा है, यहाँ पे भी कॉमा लगा है, तो ये दोनों के लिए है। या तो ये इसी के अंदर कंटिन्यू करते, इन्होंने इसी के अंदर कंटिन्यू नहीं किया, अगली लाइन से लिखा, मतलब अगली लाइन से लिखने का भी लॉजिक है। दोबारा पढ़ते हैं, एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द वेलफेयर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर लेबर और फार्मर्स टू इट्स ओन मेंबर्स, इसके साथ कंटिन्यूएशन में है, टू इट्स ओन मेंबर्स अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मेंबरशिप फीस, engaged in promotion of trade, commerce and protection of environment to its own members against consideration। अब समझ पा रहे हो, एक एक लाइन में अगर डिफरेंस आ गया ना, उसका भी कुछ मतलब है, बस हमें समझना है कि उसका क्या मतलब है।
Cooperative housing societies are entities registered under the cooperative laws of the respective states. A cooperative housing society is a collective body of persons who stay in a residential society. ये दोनों के लिए कलेक्टिव आ रहा है ये, ठीक है. पॉइंट नंबर 77, 77A. रेजिडेंशियल सोसाइटी 77 पॉइंट में कवर्ड है. कितने की एग्जेम्पशन है? 7500 रुपए की. ठीक है जी. अब and as a collective body they supply certain services to its members like collecting statutory dues from its members and remitting to statutory authorities. अब बिजली के दफ्तर का बिल जमा कराना है, बिजली दफ्तर का बिल जमा कराना है. तो दोस्तों बिजली दफ्तर का जो बिल जमा कराना है, मेंबर से उसका पैसा लिया और बिजली दफ्तर में जमा करा दिया, ये सर्विस हो गई. आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया. क्यों नहीं लिया? आपसे एनुअली मेंबरशिप फीस ले ली, सपोज 5,000 रुपए, 2,000 रुपए, या मंथली ले ली 2,000 रुपए महीना, 5,000 रुपए महीना. वो यही कहना चाह रहे हैं. कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज आर एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव लॉज ऑफ द स्टेट्स. इज ए कलेक्टिव बॉडी ऑफ पर्सन who stays in a residential society. आप एक ही रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहते हो. एंड एज ए कलेक्टिव बॉडी दे सप्लाई सर्टन सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स. अपने मेंबर्स को कुछ सर्विसेज देते हैं, लाइक कलेक्टिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड रेमिटिंग टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज. बिजली, मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, सिक्योरिटी एटसेट्रा. सिक्योरिटी के लिए आप अगर अकेले रखते एक गार्ड रखोगे, सोसाइटी ने पूरी सोसाइटी के लिए 10 गार्ड रख दिए जी, हो गया ना खर्चा डिवाइड. और 10 गार्ड एम्पल है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन टू लोकेशन, और कितना एरिया है, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 25 चाहिए, 50 चाहिए, जितनी बड़ी आपकी सोसाइटी होगी. A cooperative society is akin to a club, is like a club which is composed of its members. Service provided by the housing society to its members is treated as service provided by one person to another. Obviously अब तो हमने सेक्शन 7(1)AA पढ़ लिया है विद एक्सप्लेनेशन, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवररूल कर गया. ठीक है जी. इज ट्रीटेड एज सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन पर्सन टू अनदर. द एक्टिविटीज ऑफ द आरडब्ल्यूए वुड अट्रैक्ट द लेवी ऑफ जीएसटी. परफेक्ट. एंड द हाउसिंग सोसाइटी वुड बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर if its aggregate turnover exceeds the threshold limit and comply with the GST law unless specifically exempted. Specifically exemption कहाँ पे? ट्रेड यूनियन के केस में स्पेसिफिक एग्जेम्पशन है. ट्रेड यूनियन के केस में कोई लिमिट नहीं है सर एप्लीकेबल. आइए अब दोबारा चलते हैं ट्रेड यूनियन के ऊपर. अभी आपकी और क्वेरीज को सॉल्व करते हैं. ट्रेड यूनियन के साथ क्या लिखा है? बाय वे ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन एज ए ट्रेड यूनियन. यहीं पे कोई कॉमा, खत्म. सी पॉइंट में अब आप देखोगे जब, तो वो कंटिन्यूएशन में जा रहा है. तो यानी कि 7500 रुपए की जो लिमिट है वो सिर्फ सी पॉइंट के लिए है, फॉर ए रेजिडेंशियल सोसाइटी और ए रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी और ए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स. तो यानी कि 7500 वाली लिमिट ट्रेड यूनियन पे नहीं है एप्लीकेबल. ट्रेड यूनियन के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, वो कितना मर्जी मेंबर से कंट्रीब्यूशन ले, उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है दोस्तों, आज हमने सेक्शन 7(1)AA पूरा कवर किया है. आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. अभी आपको लगेगा थोड़ी सी हमारी स्पीड स्लो है. अगर आप चाहें तो 2 क्लासेस एक दिन में देख लीजिएगा. मैं शॉर्ट क्लासेस ही रखना चाह रहा हूं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके. आप ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें. जय हिंद. Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.